हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसे कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है गाइस, इस बार एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, इसमें से गाइस आपको 70% तक का क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, जो गणित का क्वेश्चन बैंक है, इसे आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन है इसे एकदम बेसिक लेवल से कवर किया है, और यहाँ पर गाइस हमने शॉर्टकट मेथड का यूज़ किया। यहाँ पर हमने डीपली इसे समझा नहीं है, एकदम इसे शॉर्टकट में कवर किया ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार भी देख लोगे तो एग्ज़ाम में इसे आसानी से हल कर पाओगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है, अगर इसमें आप डीपली जाना चाहो तो यहाँ पर आपको इंडेक्स पेज दिया गया है। इसके बाद जो जिस चैप्टर में जितने फार्मूले का यूज़ हुआ, सारे फार्मूले की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। बट गाइस, यहाँ पर हम इस फार्मूले को देखने वाले नहीं हैं। हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है इससे शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर जो फार्मूला का यूज़ होगा उसे हम उसी टाइम पर देखेंगे जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए गाइस, हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है गाइस, वास्तविक संख्याएं। ठीक है गाइस, रियल नंबर्स। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से कवर करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? ये होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो हमें सिंपली गाइस इसके लघुत्तम निकाल लेना दोनों के। तो जब हम इसका 96 का लघुत्तम निकालेंगे गाइस, तो यहाँ पर आएगा ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आएगा गाइस? 2 पाएगा 5 बार, गुणा 3 आएगा, और यहाँ पर आएगा 96 का जब 404 का निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 101 आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें हायर कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर जो संख्या दोनों जगह उसे ही हम लेते हैं। तो देखिए गाइस, 2 गुणा 2 दोनों जगह, बस इसके अलावा कोई संख्या हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसका जो हायर कॉमन फैक्टर होगा वो गाइस होगा 2 गुणित 2। जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा 4। तो ये हमारा गाइस राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, हम इसे देखते हैं। तो देखिए गाइस, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ध्यान रखना गाइस कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हायर कॉमन फैक्टर गुणा लोअर कॉमन फैक्टर। मतलब एचसीएफ गुणित एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 32, तो हम इसके जगह पे रखते हैं 32 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ तो दिया है 8, इसकी जगह पे हम रखते हैं 8 गुणा हमारे पास है एलसीएम, हमें ज्ञात करना है। तो जब हम 8 का इधर पक्षांतर करेंगे गाइस, तो यहाँ पर हो जाएगा 32/8, 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा गाइस? एलसीएम आएगा हमारे पास 4। ये इसका सही आंसर है। ठीक है गाइस, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हम उसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये भी काफ़ी आसान है, हमें यहाँ पर एलसीएम बताना है। एलसीएम मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर गाइस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पी बराबर कितना दिया गाइस? पी बराबर हमारे पास दिया है ए बी की घात 2, तो मतलब ए गुणित बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और क्यू बराबर हमारे पास कितना दिया गाइस? ए गुणा ए मतलब ए की घात 3 है, गुणित कितना हमारे पास बी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ए को कितनी बार उठा लें? 3 बार उठा लें। ठीक है गाइस, तो हमारे पास देखिए अगर हम ए को 3 बार उठा लेंगे तो ये वाला ए तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक 3 बार में एक बार आ ही जाएगा। और यहाँ पे हमें बी को कितनी बार लेना पड़ेगा गाइस? 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बी अधिकतम 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है सी वाला। ठीक है गाइस, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान भरो। तो करनी 3 एक क्या है गाइस? करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब हम इसको करनी हटाते हैं यहाँ से तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आता है, 1.7321 इस तरीके से गाइस अल्टरनेट चलता जाता है। तो यहाँ पर हमें गाइस इसका जो परिमेय संख्या के रूप में इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है गाइस। बाकी यहाँ पर करनी 3 को हम उस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको ध्यान रखना गाइस कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, बस इसमें हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गाइस, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों क्या होती है? दोनों वास्तविक संख्या होती है गाइस। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक होती है, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यहाँ पर गाइस हमने, जैसे कि हम जानते हैं, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्या को गुणनफल। संख्या हमारे पास ए भी है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ए गुणा बी। सिंपल है गाइस। और यहाँ पर हमें इसका एचसीएफ ए बी का बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है गाइस? हायर कॉमन फैक्टर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इसका जो हायर कॉमन फैक्टर दोनों जगह कौन सा आ रहा है? यहाँ पर देखिए x की घात 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से आएगा x की घात 2। और यहाँ पर देखिए गाइस, x की घात 3 2, तो यहाँ पर कितने आ गए? x की घात 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है गाइस, सत्य से तो बसाना है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या? तो जैसे कि हमने देखा था गाइस, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर है सही। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर
दर्शाया जा सकता है गाइस? तो नहीं दर्शाया जा सकता। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो संख्या है वो दशमलव के बाद इसका जो दशमलव अशांत होता है यहाँ पर, तो इसे हम दर्शा पाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर गाइस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या? तो किया जा सकता है गाइस, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्यों किया जा सकता है, डीपली हम जानेंगे आने वाले जो क्वेश्चन है गाइस बड़े क्वेश्चन में। और अगला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है क्या? तो गाइस ये होता है असत्य। और अगला है हमारे पास संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि p को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखा जा सके, तो ये बिल्कुल सत्य है। आगे गाइस हम इसमें डीपली जानेंगे कि किस तरीके से ये हो सकता है। जब बड़े क्वेश्चन हल करेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर गाइस एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखो। तो इसमें क्या संबंध होता है गाइस? तो जैसा कि हमने देखा है, पहले भी कई बार देखा है, इसका सही आंसर होता है HCF गुणित LCM बराबर होता है A गुणित B, जैसा कि हम जानते हैं गाइस। और यहाँ पर जो अगला है कर्णी P एक अपरिमेय संख्या, तो P कौन सी संख्या गाइस? तो P एक अभाज्य संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस? उसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। फिर अगला, यदि P एक अभाज्य संख्या है और Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि P की घात 2 को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है? तो यहाँ पर गाइस आप इसे देख लें, P A को विभाजित करेगा। अगला ये चौथा क्वेश्चन गाइस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये वाली है गाइस, आप इसे थोड़ा सा देख लें। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पर आप देख लें इसे, हम इसे अभी फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस ये जो चैप्टर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसे हमने कवर कर लिया है। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसे हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसे लेकर चलते हैं और सारे चैप्टर्स के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले हम इसे कवर करते हैं, फिर हम जो बड़े क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो चलिए गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर हम चलकर उस जो हमारा अगला चैप्टर है उसे कवर करते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा अगला चैप्टर है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है गाइस चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर है बहुपद। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बहुपद है x² - 3, इसके शून्य बताना गाइस, तो हम इसके बराबर मान लेते हैं 0। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो x की घात 2 बराबर हो जाएगा 3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो जिसका जो x² है इसको हम स्क्वायर से हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा √+-3। काफ़ी आसान है गाइस। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस शून्य का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। तो इसका राइट आंसर आएगा c/a मतलब -12/1। तो कितना आएगा गाइस -12। यहाँ पर देखिए गाइस ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर x+1 है, इसका एक गुणनखंड, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर x की जगह पे हम -1 रख देंगे इस इक्वेशन में। तो जब x की घात 2 है यहाँ पर -1 रखेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 1। और यहाँ पर जब हम x के प्लेस पर रखेंगे -1 तो माइनस सामने आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास a+2। ठीक है गाइस, और यहाँ पर 2 और 1 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। तो -a बराबर कितना आएगा हमारे पास -3, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो ये बराबर कितना बचेगा हमारे पास 3। ये इसका सही आंसर है। फिर गाइस यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा × बीटा होता है, यहाँ पर देखिए गाइस ये होता है अल्फ़ा × बीटा c/a। इसका राइट आंसर है c/a, ये सही आंसर है। और अल्फ़ा + बीटा -b/a है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला गाइस द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो द्विघात में 2। ठीक है, द्विघात और 2, ऐसा ध्यान रखना है। रेखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो 1 होता है, 1 घात में 1। रेखिक बहुपद मतलब 1 घात बहुपद। फिर गाइस बहुपद का गुणनफल क्या होता है? एक बहुपदी होता है। जब 2 बहुपद का गुणनफल करेंगे तो एक बहुपदी होगा। यहाँ पर गाइस चर के बेमान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है वो कहलाते हैं शून्यक। और एक बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, तो क्या होगा गाइस? तो देखिए -3 है तो x+3 और 4 है प्लस के तो x - 4। यहाँ पर गाइस अल्टरनेट हमें ध्यान रखना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। फिर जो अगला है गाइस हमारे पास ये चैप्टर में हमारे पास इतना ही है, और जो अगला चैप्टर है हमारा वो हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं फिलहाल में हम इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बड़े क्वेश्चन के बारे में बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जो छोटे क्वेश्चन है उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार देखिए गाइस यहाँ पर जो अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये भी काफ़ी आसान है गाइस। इसके लिए आपको यहाँ पर
जो रेखिक समीकरण है इसकी जो कंडीशन दी गई 1 2 3, केवल इतना ध्यान रखना गाइस। तो यहाँ पर जो रेखिक समीकरण इसका व्यापक समीकरण इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे गाइस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखा प्रतिच्छेद होती है, इसका केवल एक हल होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखाएं संपाती होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से संपाती होती हैं। और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यहाँ पर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है इस तरीके से। और यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं होता। बस केवल इतना ध्यान रखना है, इसके बेस पे हम सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर दिया हुआ है तो ये किस तरीके से है। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें a1/a2 निकालना है। तो यहाँ पर a1 कितना है, 1 है। यहाँ इस समीकरण में a1 1 है गाइस। और यहाँ पर कितना है, 3 है। बराबर, अभी हम बराबर मान लेते हैं फ़िलहाल में। b1 कितना है, -2। और ये कितना है, b2 4 है। तो देखिए गाइस यहीं पे दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं मतलब प्रतिच्छेद है, ये प्रतिच्छेद करेंगे और इसका एक हल होगा। तो ठीक है गाइस, सिंपल सा है, इसे हम देख सकते हैं। अगला गाइस यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 निकाय का एक है। तो इसका क्या होगा गाइस यहाँ पर, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था संपाती अपरिमेय से अनंत अनेक हल होंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा सी वाला गाइस, अनंत अनेक हल होंगे। अगला इस समीकरण में जो तीसरी कंडीशन है वो दे दी गई, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। सही आंसर क्या है गाइस, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगला हमारे पास y का मान निकालो। देखिए कई y की जगह पे हम सिंपली हमें 2 रख देना है। तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा, कितना होगा गाइस, यहाँ पर होगा 4। और 4 का जब इंटर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा हमारे पास, x बराबर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर सब 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 0। यहाँ पर क्या आएगा गाइस, रेखा प्रतिच्छेद करेगी, जैसा कि हमने देखा है समांतर होंगी। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका सही आंसर है ए वाला, प्रतिच्छेद करेंगे। और यहाँ पर गाइस y का मान कितना होगा, तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर x धन 2y बराबर 4 और x माइनस के x है प्लस y बराबर 2। तो यहाँ पर गाइस हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 3y बराबर कितना बचेगा, 4 और 2 6। तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा गाइस, 2। ठीक है, तो y बराबर 2 है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। हमने y की जगह पे रखा 2। ठीक है गाइस, और जब x को हमने इसका पक्षांतर करा तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x बराबर पर बचेगा 0। तो इसका सही आंसर है 0 2, ये इसका सही आंसर है। अगला गाइस रिक्त स्थान भरना है। तो समीकरणों को जोड़कर घटाकर हल करो विधि क्या कहलाती है, ये कहलाती है विलोपन विधि। ठीक है गाइस, एक चर वाले रैखिक समीकरण में रखकर दूसरे को हल करते हैं तो ये कहलाती प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापित करना गाइस और यहाँ पर विलोपन करना, एक पद को विलोप करना है। दूसरा समीकरण से प्राप्त निर्देशांक को ग्राफ में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, ग्राफी या आलेखी विधि। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उन बिंदु दोनों समीकरण का क्या कहलाता है, इसे काद्युति हल कहलाता है। यहाँ पर इस तरीके से एक ही बार प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं एक ही जगह पे, वो अद्वितीय होता है, उसके समान कोई दूसरा प्रतिच्छेद नहीं होता। यदि रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद, ये तो हो गया गाइस है ना। अगला है हमारा, यदि रेखा संपाती है तो निकाय के क्या होते हैं गाइस, तो अपरिमेय से अनेक हल होते हैं। संपाती रेखाएं होती है इस तरीके से एक के ऊपर एक चलती है तो उसके अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म क्या होता है गाइस, इसका कोई भी हल नहीं होता है। और अगला काफ़ी सिंपल है गाइस, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है सा वाला संगत। यहाँ पर हमने देखा, देखिए गाइस ये संगत है, तो यहाँ पर इसका संगत है। दूसरा हमारे पास ये क्या है गाइस, ये कंडीशन यहाँ पर ये वाली असंगत है ये। ठीक है गाइस, तो ये असंगत, ये आश्रित है ना, तो इसका सही आंसर है दूसरे वाले का असंगत। ठीक है गाइस, और जो तीसरा वाला है इसका आश्रित। फिर चौथा, एक बाकी में उत्तर लिखो। तो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने की शर्त लिखो। तो क्या है गाइस, प्रतिच्छेद होने की यह शर्त है। दूसरे रेखाओं के समांतर होने के लिए क्या शर्त है, तो ये वाली शर्त है समांतर के लिए, और संपाती होने के लिए ये वाली शर्त है। और जो समीकरण है वो इस तरीके का होता है गाइस, इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस तरीके का होता है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है। अगला गाइस सत्य असत्य लिखना। रैखिक समीकरण युग में एक समीकरण प्राप्त होता है असत्य, और दूसरा
समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करो विधि प्रतिस्थापन कहलाती है, तो ये भी गलत है गाइस, ये कहलाती विलोपन विधि। और यहाँ पर जब गाइस हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा सत्य, क्योंकि यहाँ पर जब p की वैल्यू निकालेंगे तो p इज़ नॉट इक्वल टू आएगा 8 होने पर। ठीक है गाइस, तो ये काफ़ी सिंपल है, इसे हमने कवर कर लिया है। अब जो आने वाला चैप्टर हम उसे देखते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो चालू होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास द्विघात समीकरण। तो यदि हमारे पास px एक द्विघात बहुपद है और px बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर आता है गाइस वर्ग समीकरण। यहाँ पर क्या आएगा गाइस, वर्ग समीकरण। ठीक है गाइस, अगला है द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, तो यहाँ पर 2 होती है, द्विघात 2, ऐसा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है गाइस इसमें विभक्तिकर का मान कितना होगा, तो गाइस विभक्तिकर होता है यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर होता है b² - 4ac d बराबर, तो यहाँ पर हमें यही करना है गाइस, डी b² की जगह कितना रखेंगे हम, b की जगह रखेंगे -4, तो यह जाएंगे 16, और यहाँ पर कितना होगा गाइस -4ac 4 चुको 16, तो 16 से 16 जब हम काटना कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। द्विघात बहुपद में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है गाइस, मूलों की अधिकतम संख्या द्विघात में 2, द्वि मतलब 2। अगला गाइस वर्ग समीकरण का व्यक्तिगत डी कितना है, यहाँ पर डी है b² - 4ac। यहाँ पर गाइस जब इसे सॉल्व करेंगे, इसका व्यक्तिगत निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 4ac, तो 4a कितना हमारे पास 2 और c कितना 1, तो यहाँ पर गाइस 4 दूनी 8, जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -3, तो जो कि गाइस डी क्या है, इससे छोटा है, 0 से छोटा है। ठीक है, इस तरीके से 0 से छोटा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा काल्पनिक मूल्य। इसके बाद गाइस यहाँ पर हमें आंसर दिया गया है वास्तविक और समान मूल के लिए, ये कंडीशन है वास्तविक और असामान्य के लिए। वास्तविक और सामान्य के लिए डी 0 के बराबर होना चाहिए, काल्पनिक के लिए डी छोटा होना चाहिए। वही द्विघात समीकरण मूलों की संख्या 2 होती है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यक्तिगत डी कितना है, यहाँ पर 0, जब हम इसे निकालेंगे तो 0 आएगा। अगला गाइस यहाँ पर हमें उत्तर दिए गए हैं, तो इसे भी हम देख लें। विभक्तिकर ऋणात्मक मूल वास्तविक नहीं, विभक्तिकर शून्य मूल समान वास्तविक, विभक्तिकर धनात्मक और पूर्ण संख्या तो मूल परिमेय असमान, और विभक्तिकर धनात्मक तो मूल वास्तविक, विभक्तिकर धनात्मक अपूर्ण तो मूल अपरिमेय। इसके बाद है गाइस द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक होने के लिए डी छोटा है 0 से, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि बड़ा होना चाहिए गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर द्विघात समीकरण व्यक्तिगत ऋणात्मक होने के लिए मूल वास्तविक, तो ये भी असत्य, ये वाला सत्य, और यह असत्य, ये वाला सत्य। इसमें गाइस हम डिटेल्स में अभी इसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से गाइस इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है कि ये जो रिक्त या सही गलत यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। और अगला भी गाइस असत्य है, तो इसे हम इस फिलहाल में यहाँ पर गाइस जो एक वाक्य का उत्तर है इसे हमें ध्यान से देखना है। तो देखिए गाइस वर्ग समीकरण में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं गाइस इसे विभक्तिकर। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल समान और वास्तविक है तो उस समीकरण का विभक्तिकर कितना होगा, तो इसका विभक्तिकर होगा गाइस 0, जैसा कि हम जानते हैं। अगला, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल परिमेय एवं असमान हो तो समीकरण को विभक्तिकर का मान क्या होगा, तो यह होगा गाइस धनात्मक और पूर्ण संख्या। अगला गाइस भाज्य समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात 2 क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण। और विभक्तिकर समीकरण के चर दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, तो ये इसके कहलाते गाइस मूल, जैसा कि हमने देखा अल्फा बीटा इसके मूल कहलाते हैं। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, यहाँ पर समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है, तो यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है सभी। यहाँ पर गाइस का सर्वांतर होगा, तो यहाँ पर अगर हम 6 में से 10 को घटाएंगे तो -6 + 10 हो जाएगा गाइस। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस के। अगला गाइस यहाँ पर इसका n पद होगा, तो यह होगा गाइस a + n - 1 × d, ये हमें याद रखना है। इसके बाद गाइस इसका 10वां पद होगा, तो देखिए 10वां पद निकालने के गाइस हमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो a के प्लेस पे हम कितना रखते हैं गाइस 2 + n - 1, n कितना हमारे पास 10, 10 में से 1 गई कितने बचे 9 गुणा d, इनके बीच का डिफरेंट कितना 2 का है गाइस, तो 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो इसका सही आंसर ये वाला है। यहाँ पर गाइस इसका 10वां पद बताना है, तो हमें वही करना है गाइस, एक ही जगह पे हमने रखा 10 + n - 1, n कितना हमारे पास 10, 10 में से 1 गई कितना बचा 9 गुणा यहाँ पर कितना आएगा गाइस d की वैल्यूज़ आई कि यहाँ पर 7 में से 10 गई कितने बचे -3, तो 9 × 3 = 27, -27 + 10 कितना बचेगा 17, तो इसका सही आंसर ये है।
फिर गाइस ये भी काफ़ी आसान है। समांतर श्रेणी के लगातार कोई दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तब बी को ए और सी का कहते हैं। तो क्या कहते हैं गाइस, समांतर माध्य कहते हैं। यदि एन पदों का योगफल यह है तो यहाँ पर एन की जगह पे हमें कितना रखना गाइस, दो, दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस चार हो जाएगा, दो का वर्ग चार, चार एकम चार, चार दूनी 4 3 12, यहाँ पर आया 12 और यहाँ पर आया 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना आएगा गाइस 18। और अगला जो यहाँ पर गाइस एन घन पूर्णांकों का योग यह होता है n+2 और यहाँ पर है गाइस, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 28। इसके बाद है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो। तो इसका व्यापक रूप यह होता है a+d a+2d डैश a+n-1 इंटू डी। इन प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग होता है गाइस n+1/2। इसके बाद यहाँ पर इसका समांतर माध्य होगा। तो क्या करना गाइस, हमें 1 2 3 4 5 इनको जोड़ देना है, 5 का भाग दे देना है। कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 15/5 बराबर आएगा 3। और यहाँ पर गाइस n पदों वाली एपी का प्रथम पद ए अंतिम पद एल हो तो श्रेणी का योगफल क्या होता है, ये होता है n/2 a+l। और यहाँ पर गाइस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 67 बराबर, यहाँ पर प्रथम पद कितना गाइस, हमारे पास प्रथम पद है 9 प्लस n-1, n तो हमें ज्ञात करना ही है तो n-1 हमने लिखा इंटू डी कितना है गाइस, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 4 का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने लिखा 4। अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो हम 9 को इधर पक्षांतर कर ले चाहें तो सीधे। तो चलिए गाइस, अभी हम 9 का पक्षांतर फिलहाल नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हमने लिखा 67। इसके बाद यहाँ पर आया माइनस का 9, यहाँ पर जब हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा 4n-4। तो देखिए गाइस 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 होगा। और जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 67/13। जब हम इसे जोड़ेंगे गाइस तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 80 बराबर आएगा 4n। तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस 80/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कितना आएगा हमारा राइट आंसर 20। तो इसका सही आंसर होगा 20। तो इस तरीके से गाइस हमने ये जो क्वेश्चन था इसे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर सही जोड़ी है तो सही जोड़ी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एपी का n पद, इसे हमने कई बार देखा गाइस, इसका राइट आंसर ये वाला होता है जैसा हमने पहले भी देखा है। फिर एपी के n पदों का योगफल, तो एपी के n पदों का योगफल यहाँ पर है गाइस सी वाला, यहाँ पर n/2 a+n-1 इंटू डी, यह एपी के n पदों का योगफल है। फिर है एपी के n घन पूर्णांकों का योगफल, तो यह होता है गाइस ये वाला n+1/2 और यहाँ पर एपी के प्रथम पद का सर्वांतर डी तथा अंतिम पद ये लो तो योगफल का सूत्र, जैसा कि गाइस हमने इसे भी देखा है भी। तो इसका राइट आंसर यह आएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने इतने जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लिए। बड़े क्वेश्चन के बारे में हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो जो अगला चैप्टर से हमारा, तो गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है वो है त्रिभुज। काफ़ी आसान है गाइस यहाँ पर। तो देखिए गाइस पहला क्वेश्चन दिया हमें सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत यहाँ पर गाइस हम 2 व्रत बना लेते हैं। हमने 2 व्रत यहाँ पर बना लिए। तो जब हम इसे ध्यान से देखते गाइस तो ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। सभी वर्ग ये भी समरूप होते हैं, जो वर्ग होते हैं गाइस वो भी समरूप होते, जो व्रत होते हैं वो समरूप होते हैं, वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज ये भी समरूप होते हैं। अगले गाइस दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत क्या हो। तो यहाँ पर गाइस संगत जो है उनके कोण हैं बराबर होंगे और जो उनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। बहुभुज वो होता है गाइस जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, तो यहाँ पर इनके जो संगत कोण होंगे आपस के जो कोण बनेंगे। इस तरीके से गाइस जो बहुभुज होता है, यहाँ पर हमने एक इस तरीके से बहुभुज बना लिया, यहाँ पर हमने दूसरा बहुभुज बना लिया। इस तरीके से गाइस इनके जो संगत कोण होते हैं ये संगत कोण को बराबर होना चाहिए और जो भुजाएं हैं ये बराबर होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। अगर ये 4 है तो इसी के अनुपात में 8 होना चाहिए, तो दूसरी 3 है तो 3 का 6 होना चाहिए। इस तरीके से हमें एक रेशो होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर जो बहुभुज है वो यहाँ पर हमें समरूप दिखाई देगा। और अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, यहाँ पर हमें इस तरीके का त्रिभुज दिया है। तो सिंपली गाइस हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका वर्ग कर देना है। तो हमने 10 का वर्ग करा, कितना आएगा 100। यहाँ पर गाइस हम इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, 64 36 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगला है हमारे पास गाइस सभी सर्वांग सम बहुभुज होते हैं। तो क्या होते हैं गाइस, ये समरूप होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर है गाइस अगला हमारे पास सभी त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, तो ये समानुपातिक होती है। सभी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं।
फिर समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं गाइस, बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होता है उसके संगत के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। अगला है गाइस हमारे पास यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सभी वर्ग क्या होते हैं गाइस, सभी वर्ग होते हैं समरूप। जैसे कि हम जानते हैं जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो ये समरूप होंगे। इनकी आकृति में गाइस एक जैसी हमें दिखाई देगी। अगला है आधार अनुपातिक प्रमेय, यह होती है थेल्स प्रमेय। फिर ये क्या है गाइस, यहाँ पर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये हमारा चौथा वाला है। चौथा का राइट आंसर है डी वाला। ठीक है गाइस, यह पाइथागोरस प्रमेय। अगला है त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ये होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। अगला है गाइस यहाँ पर हमें एक वाक्य में उत्तर बताना है, तो समरूपता की शर्त है। तो काफ़ी आसान है गाइस, इनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। ठीक है, ये समरूपता की शर्त है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखो। तो देखिए गाइस ये क्या होती है, यहाँ पर आप इसे देख लें, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है और इसे भी आप देख लें। चलिए गाइस अब हम जो हमारा जो अगला चैप्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है इसके इशूज़ के कारण हम यहाँ पर इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस जो अगला चैप्टर हमारे पास अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, तो काफ़ी आसान है गाइस। यहाँ पर भी देखिए गाइस पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो गाइस ये हमें तो 0 0, क्योंकि गाइस जो हमारा एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0। अगला गाइस इन बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बताना है, तो गाइस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके आधार पर हमें आगे भी क्वेश्चन करने हैं, तो इसे ध्यान से आप याद कर लें। देखिए गाइस x1 y1 हमारा यह है, आगे वाली संख्या को हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ से 0 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा गाइस 64, प्लस यहाँ पर 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। और जब इसे हम गाइस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 100 और यहाँ पर लग जाएगा रूट, और जब रूट से बाहर आएगा तो यह जाएगा 10। तो हमारा राइट आंसर है 10। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसे देखते हैं। तो यहाँ पर है गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास, y अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो गाइस y पर हम मानते हैं x को 0, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा 0 4। फिर इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये भी काफ़ी आसान है गाइस, इसमें सिंपली क्या करना है गाइस, देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका गाइस, हमारे पास एक बिंदु है a 2 4, तो यहाँ पर हमने 2 4 इस तरीके से बना लिया है। ठीक है गाइस, और जो दूसरा है हमारे पास 4 6, तो मतलब x का 4 y का 6, तो ये 4 6 हो जाएगा गाइस हमारे पास। तो अब हमें क्या करना गाइस, इसके जो मध्य का बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे गाइस, यहाँ पर मध्य के निर्देशांक के लिए हम इसका जो मध्य का क्या होगा गाइस, यहाँ पर 2 और 4 के बीच कितना होगा 3, और यहाँ पर 4 और 6 के बीच कितना होगा, 4 और 6 के बीच होगा 5, तो 3 5 इसका सही आंसर है ये वाला। और अगला जो है ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित होगा गाइस, तो यह हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, और यह थर्ड, और ये वाला फोर्थ, तो ये होगा थर्ड चतुर्थांश में स्थित। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0 0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x पर y 0 मतलब x 0, और y पर x 0 मतलब 0 y। ठीक है गाइस, और ये x अक्ष एवं y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, ये कहलाता है मूल बिंदु, जैसे कि हम जानते हैं 0 0। यहाँ पर गाइस x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x पर y 0, ठीक है गाइस, और y पर x 0। फिर दोनों अक्षों पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पर गाइस दोनों अक्षों पर स्थित बिंदु निर्देशांक, तो इसका आएगा 0 0। और यहाँ पर x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है गाइस, x y की मूल बिंदु से दूरी ये होती है ये वाली, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और यहाँ पर ये इसका सही आंसर ये वाला होगा, मध्य x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और अगला गाइस यहाँ पर हमें इसके बीच की दूरी बताना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला हमने देखा था गाइस, x1 माइनस x2 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 तरह का कितना होगा 9 हमारे पास। और यहाँ पर 4 चौको 16, जब हम
इसको जोड़ेंगे गाइस तो आ जाएगा 15√25 और जो करने से बाहर आएगा तो हमारे पास राइट आंसर आएगा इसका 5। फिर इसको बनाने वाली रेखा के मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये भी काफ़ी आसान है गाइस, इसका सही आंसर आएगा 2, 3। ठीक है गाइस, यहाँ पर उसी तरीके से हमें इसे कर लेना, हमें बिंदु ले लेना 1, 2, x पर 1, y पर 2 और यहाँ पर 3, 4, 3 और 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 और कितना है 3, तो यहाँ पर इसके बीच 1 और 3 के बीच आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2, 3। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 और विभाजन सूत्र ये लिखा हुआ है गाइस, आप इसे एक बार देख लें, काफ़ी आसान है ये भी। और यहाँ पर गाइस हमें सत्य असत्य बताना है। तो जो पहला वाला गाइस यहाँ पर पी एक्स वाई की मूल बिंदु 0, 0 से दूरी जैसा कि हम जानते हैं यही होती है। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस, इसके अंदर हमें बताना है कि जो बिंदु है हमारे पास 0, 4 एक्स अक्ष पर स्थित होगा कि गाइस। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं गाइस, ये है असत्य, क्योंकि यहाँ पर गाइस अगर यहाँ पर होता 4, 0 तो ये फिर एक्स अक्ष पर होता है, एक्स पर होता है गाइस वाई, एक्स पर होता है वाई 0 और यहाँ पर है उल्टा उसका, एक्स पर एक्स 0 नहीं हो सकता। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस, इसमें ये किस चतुर्थांश में स्थित, चतुर्थांश में है गाइस। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ये चतुर्थ में ही होगा। तो इस तरीके से हम देखते गाइस, तो यहाँ पर होता है नीचे वाला जो माइनस का होता है ये प्लस का होता है, तो यहाँ पर वही कंडीशन हमारे पास माइनस प्लस, तो ये चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला वाई अक्ष पर स्थित बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु निर्देशांक कितने होंगे? 10 होंगे कि 10, 0 होंगे क्या? तो यह सत्य बिल्कुल होगा, यहाँ पर होता 0, 10, तो ये सही होता वाई के लिए। तो इस तरीके से गाइस हमने इतने क्वेश्चन देखे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो और गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 8, यहाँ पर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं ये होता है 1। दूसरा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है गाइस? ये होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये बात भी हम सब जानते हैं। अगला है गाइस यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है गाइस? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसका सही आंसर देख सकते हैं गाइस, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगला गाइस यहाँ पर इन दोनों का जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर होगा कास स्क्वायर थीटा, मतलब कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा गाइस? इसका सही आंसर ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जब इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसका मान क्या होता है गाइस? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है गाइस कास स्क्वायर थीटा, और जब ये करने से बाहर आएगा तो केवल ये बचेगा कास थीटा। अगला यहाँ पर गाइस हमें रिक्त स्थान भरना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पर गाइस ये जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 1 प्लस ये होता है 1 प्लस टेन काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर है गाइस चौथे का 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है टेन थीटा। और यहाँ पर यह होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है गाइस, सिंपल से एकदम यहाँ पर। इसके बाद गाइस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है गाइस? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने अभी देखा है। सेक थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है गाइस? यहाँ पर सेक थीटा होता है 1/, कॉस थीटा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। टेन 60 का मान कितना होता है गाइस? इस टेन 60 यहाँ पर टेन 60 का मान होता है करनी 3। और यहाँ पर गाइस 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर 9 को कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है गाइस? यहाँ पर ये होता है 1, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? जो पाँचवा वाला इसका राइट आंसर आएगा 9। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इस तो 9 बचेगा केवल। यहाँ पर सत्य लिखना गाइस, तो ये गलत है। यहाँ पर आता 1, तो यहाँ पर इसने दिया -1। और यहाँ पर यह भी असत्य है, और यहाँ पर यह वाला सत्य है, और यहाँ पर गाइस ये वाला जो चौथा है वो भी सत्य है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे गाइस, तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी सत्य है। एक वाक्य में उत्तर लिखना गाइस, तो इसका आएगा 1, जैसा कि हम जानते हैं। इसका आता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और यह होता है टेन स्क्वायर थीटा।
तो ये बड़े क्वेश्चन है गाइस, फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं और जो अगला हमारा चैप्टर है या जो हमारा अगला अध्याय उसकी तरफ हम चलते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा अगला चैप्टर है यहाँ पर हम कवर करने वाले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, यहाँ पर आप इसे एक बार देख लेंगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर है मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया की लंबाई समान है, तो जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा। तो गाइस जब भी जो समान की बात आती है यहाँ पर, ये दोनों जब समान होता है तो उस समय पर यहाँ पर जो कोण बनता है वो होता है 45 अंश का। तो गाइस यहाँ पर है tan 45 अंश या 45, तो इसका राइट आंसर आएगा डी वाला। अगला गाइस यहाँ पर जो छाया है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, ठीक है, ये छाया ऊंचाई की करनी 3 गुनी है। तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा 30 अंश, क्योंकि करनी 3 किसका मान होता है। यहाँ पर जो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस जब आएगा 1/√3, तो ये किसका होता है गाइस, tan 30 का। अगला है हमारे पास यहाँ पर क्षैतिज। यहाँ पर गाइस सिंपल सी बात है, हम किसी वस्तु को क्षैतिज में यहाँ पर ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ जब कोण बनेगा तो होगा उन्नयन कोण। तो यहाँ पर गाइस सिंपल सा हम ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। अगला गाइस हमारे पास क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को क्षैतिज तल से देखने पर क्षैतिज और दृष्टि के बीच बनने वाला कोण, इसका उल्टा हो गया गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगला गाइस किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, ठीक है गाइस, 100 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जो मीनार है गाइस इसका जो शीर्ष है इसका उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है गाइस, ये 45 अंश मीनार की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर कितना गाइस, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जब 45 अंश होता तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर आएगा सी वाला। अगला गाइस एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आँख से सीधे भूमि के समांतर जाने वाली रेखा, जैसे गाइस हमारे सपोज यहाँ पर एक आँख है, इससे भूमि के समांतर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी वाली होती है इस तरीके की उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर आएगा क्षैतिज रेखा। अगला है गाइस यहाँ पर हमारे पास, यदि वृक्ष की ऊंचाई, एक वृक्ष है हमारे पास सपोज वृक्ष, तो यदि वृक्ष की ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, छाया के बराबर हो, यहाँ पर जो छाया है इसी के बराबर हो, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा गाइस। तो यहाँ पर हमने देखा गाइस कई बार, यहाँ पर अगर ये दोनों जब भी लंब और आधार दोनों बराबर की बात है तो यहाँ पर बनता है 45 अंश का कोण, तो इसका राइट आंसर है 45। अगला गाइस क्षैतिज रेखा से ऊपर रखी वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा में दृष्टि के बीच बना कोण क्या कहलाता है। तो गाइस हमने कई बार देखा ये कहलाता है उन्नयन कोण, और इसका है राइट आंसर अवनमन कोण। और ये गाइस हमारी आँख से वस्तु को सीधे हम देख रहे हैं, हमारी आँख से हम उस वस्तु को देख रहे हैं, जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है गाइस, तो ये कहलाती दृष्टि रेखा। अगला गाइस यहाँ पर हमें सत्य सत्य बताना है। तो अवनमन कोण सदैव एक अधिक कोण होता है, ये क्या असत्य है, यह अधिक कोण नहीं होता है गाइस। इसके बाद उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है, यह है सत्य। जो उन्नयन कोण होता है गाइस वो हमेशा न्यून कोण ही होता है। और अगला पेड़ की छाया ऊंचाई के बराबर हो तो उसका 45 का कोण बनता है, ठीक है गाइस, ये तो सही है, हमने कई बार देखा है सही है। तो अब हम अगला चैप्टर है गाइस उसे देखते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा अगला चैप्टर है व्रत। तो गाइस यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल है चैप्टर, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस सपोज हमारे पास एक व्रत है, एक व्रत हमने बना लिया पहले क्वेश्चन के लिए। तो ये पूछा रहा है कि एक छेदक रेखा व्रत को प्रतिच्छेद करती है। तो एक छेदक रेखा गाइस इस तरीके की, तो 2 जगह पे ये प्रतिच्छेद करती है गाइस, दोनों परिधियों पर। तो इसका राइट आंसर आएगा 2 बिंदुओं पर। फिर गाइस किसी भाबिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, भाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा गाइस समान। दूसरा इसके बाद अगला गाइस हमारे पास यहाँ पर एक व्रत की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। तो एक व्रत की अधिक से अधिक केवल 2 समांतर रेखाएं हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर है 2। यदि गाइस एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी व्रत PA PB स्पर्श रेखा 80 अंश कोण पर झुकी है तो कोण AOB का मान होगा। तो गाइस ये भी काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पर केवल थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस। तो चलिए हम इसे डिटेल्स में जानते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो गाइस देखिए सपोज़ हमारे पास एक व्रत है, यहाँ पर हमने एक इस तरीके से एक व्रत बना लिया, ठीक है गाइस, और यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पर हमने P बिंदु एक ले लिया, ठीक है गाइस, और यहाँ पर हमने एक केंद्र ले लिया इसका O। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा है गाइस इस तरीके की, ये जो कोण बनाती है ये बनाती है 80 अंश का यहाँ पर कोण बनाती है। तो हम इन दोनों को मिला देते गाइस, ये केंद्र है,
तो यहाँ पर गाइस जो स्पर्श रेखा केंद्र से कोण बनाती है, ये बनाती है 90 अंश का, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये 90 अंश का कोण है, और जब इसको मिलाएंगे गाइस तो ये भी 40 का हो जाएगा, ये वाला भी 40 का हो जाएगा। हमें गाइस सिंपली ये वाला जो कोण बन रहा है, अगर हम इसको ए बी नाम देते हैं, ए बी, तो हमें जो कोण है ए ओ बी, इसका मान बताना है। तो गाइस हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए गाइस 40 और 90 हो जाएगा 130। जब हम 130 को 180 से घटाएंगे तो ये वाला जो कोण है वो आएगा 50 अंश का। यहाँ पर ये वाला कोण 50 अंश का गाइस, इतना तो इतना भी होगा 50 अंश का। तो 50 और 50 सही आंसर कितना आएगा इसका, 100 अंश। अगला गाइस यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु क्यू से, देखना गाइस काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन भी। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखिए गाइस, एक सपोज हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र है ओ, यहाँ पर एक बिंदु है क्यू, तो केंद्र से क्यू की दूरी हमें दी गई है गाइस, कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। और ये जो स्पर्श रेखा है इसकी दूरी लंबाई हमें दी है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी ये लंबाई। और हमें ये वाला जो है गाइस, ये वाला इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की, ये त्रिज्या हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 अंश का। तो ये कोण है 90 अंश का गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं, यहाँ से हमें त्रिज्या निकालना है। तो देखिए गाइस, त्रिज्या निकालने के लिए लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो जो हमारा कर्ण है कितना गाइस, कर्ण 25 है। तो सिंपली गाइस अगर हम इसे निकालना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 25 का वर्ग, या जो हमारी भुजा इसे लिख सकते हैं। तो सिंपली हम गाइस इस तरीके से लिख देते हैं 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, इसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो 25 का वर्ग आएगा गाइस 625, और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 576 आएगा ये। और जब हम इसे माइनस करेंगे गाइस, तो माइनस करने पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर होगा 15। ये 15 में से 6 गई तो कितना बचेगा गाइस हमारे पास, यहाँ पर बचेगा, देखिए गाइस हम इसे माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 6 गई तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास बचेगा गाइस यहाँ पर 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 गई तो हमारे पास बचेगा गाइस 4। तो हमारे पास कितना बचा 39। तो अंडर रूट के अंदर है 39, तो जब हम इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा गाइस 7। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 7, ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें गाइस कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो इसे हम देख सकते हैं। खाली स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो केवल एक बिंदु पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी गाइस, इस तरीके से। और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को खाली स्थान बिंदु पर स्पर्श करती है, तो यह भी एक बिंदु पर करती है। किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्त पर लंब होती है, ठीक है गाइस। स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त पर लंब होती है। और वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं गाइस, हम यहाँ पर जैसा कि हमने पहले देखा था, इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। इस तरीके की जो रेखा जाती है दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली, जो वृत्त को छेदक करती है दो बिंदुओं पर। और यहाँ पर गाइस भाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ऐसे हमारे पास एक वृत्त है, भाबिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमेशा बराबर होंगी। तो इस तरीके से गाइस हमने जो क्वेश्चन जो थे खाली स्थान, इसे हमने देखा। अब जो हमारा अगला है तो इसे हम देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक वाक्य में उत्तर लिखिए, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो किसी वृत्त पर अनंत अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है गाइस, इस तरीके से हम इस पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली स्पर्श रेखा क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है गाइस, स्पर्श रेखा ही कहलाती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर करने वाली। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 0 गाइस। वृत्त के अंदर स्थिर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा नहीं की संख्या 0 होती है। अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, इसकी संख्या 0 होती है। फिर है गाइस, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण कितना बनता है। जैसा कि हमने देखा है, जो स्पर्श रेखा है ये हमेशा यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो अगला गाइस हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमें सत्य असत्य बताना है। भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं क्या। तो बिल्कुल भाई सत्य है ये। भाव बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये दोनों हमेशा बराबर होती है, हमने ऐसा पहले भी देखा है। किसी भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती है क्या गाइस। तो यह सत्य, ये दोनों समान होती है।
तीसरा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं क्या? तो गाइस ये बिल्कुल सत्य है। और वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं गाइस, तो यह सत्य है। इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो गाइस वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर यह इसकी जीवा है। तो यहाँ से जो लंब डाला जाता है तो इसे समद्विभाजित करता है गाइस, तो बिल्कुल करता है, यह है सही आंसर। तो चलिए गाइस यहाँ पर जो हमारा ये वाला अध्याय से समाप्त होता है, हम जो अगले चैप्टर से उस पर चलते हैं और वहाँ पर देख। तो गाइस जो हमारा अगला अध्याय है वो है 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये भी काफ़ी सिंपल है गाइस। इसके लिए आपको ये जो आपका PDF है इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक में से थोड़ा ध्यान से देखना है गाइस। तो त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि होती है गाइस 2πr। यहाँ पर त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर गाइस त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण है थीटा के संगत चाप की लंबाई क्या होती है गाइस? यहाँ पर होती है θ/360 और 2πr। और यहाँ पर गाइस त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्य खंड इसका कोण अंशों में थीटा का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। और गाइस यहाँ पर एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सिंपल है गाइस। यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होती है? तो गाइस जैसे कि हमने देखा θ/360 2πr। यहाँ पर जो चाप की लंबाई का सूत्र है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र वो ये होता है। अगला गाइस हमारे पास r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर P0 आंतरिक कोण है, तो इसका सही आंसर ये होगा गाइस P/720 2πr², ये इसका सही आंसर है। अगला गाइस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो जैसे कि हमने देखा θ/360 और πr²। अगला गाइस एक वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी गाइस? तो ये काफ़ी सिंपल है, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसका हम आधा कर दे तो होगा 7 सेंटीमीटर। अगला गाइस पाई का मान जैसा कि हम सब जानते हैं ये होता है 22/7। यहाँ पर 22/7 होता है गाइस, उस त्रिकोणमिति में 180 होता है। फिर है गाइस त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि क्या होती है? ये होती है 2πr, जैसे कि हम जानते हैं ये जो परिधि होती है ये होती है 2πr। और क्षेत्रफल कितना होता है गाइस? क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आंशिक माप कितना होता है गाइस? ये होता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आंशिक माप होता है 360, क्योंकि ये पूरा जो ये होता है गोला, ये 360 का होता है। वृत्त की परिधि में व्यास के अचर अनुपात को क्या कहते हैं गाइस? इसके अचर अनुपात को बोलते हैं हम पाई। और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने क्वेश्चन का जो PDF है इसमें देखा था। अगला गाइस वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है? तो जो वृत्त के चाप की लंबाई होती है गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर है F वाला, ये होती है चाप की लंबाई। ठीक है गाइस, θ/360 2πr ये चाप की लंबाई होती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला होता है θ/360 πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। फिर r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है गाइस? तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा। तो चौथे का सही आंसर है B वाला 2πr, ये इसका परिमाप होता है। ये 2πr इसका परिमाप, मतलब ये जो दूरी है पूरी परिधि, इसे बोलते हैं हम परिमाप। फिर गाइस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका राइट आंसर है A वाला, ये होता है 1/4 πr²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है गाइस, ये जो वृत्त है हमारा, इसका जो चतुर्थांश होता है इसका क्षेत्रफल ये होता है 1/4 πr²। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है छठवां वाला, इसका राइट आंसर है C। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। जो पूरा वृत्त होता है गाइस इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त के लिए इसमें हम आधा कर देते हैं, इसका आधा, तो इसका सही आंसर है। अगला घड़े की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है गाइस? ये होता है 6 डिग्री का, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा, अब जो सत्य उसे देखते हैं हम। तो यहाँ पर r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है गाइस? ये तो गलत है, बहुत ही 2πr, तो ये गलत है। दूसरा इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो ये भी गलत है। तीसरा सर्वांग वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये सही है गाइस, क्योंकि जो वृत्त की सर्वांग तब होगा जब गाइस इसकी त्रिज्या ही बराबर हो जाएगी। और अगर त्रिज्या बराबर है तो क्षेत्रफल स्वाभाविक सी बात है बराबर होगा ही होगा।
फिर सर्वासंख्य वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं, यह भी सत्य है। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये असत्य। क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं हो सकते गाइस। दो समरूप वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा समरूप है, तो उनके क्षेत्रफल ये जरूरी नहीं कि बराबर हो। समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं, ये भी संभव नहीं है। अगला गाइस एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वृत्तखंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखो। तो ये क्या होता है गाइस, थीटा बटे 360 2 पाई आर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्षेत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होता है गाइस, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है गाइस, 2 पाई आर। फिर केंद्र द्वारा थीटा पर बनने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसके लिए गाइस 360 माइनस थीटा अपान 360, यहाँ पर जो भी थीटा है उसका मान हम रख देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। फिर यदि वृत्त का व्यास डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा गाइस, तो 1/4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये इसका सही आंसर है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है गाइस इसे फ़िलहाल यहाँ पर हम स्किप करने वाले हैं। तो चलिए गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है यहाँ पर है अध्याय 13। यहाँ पर हमें बताना गाइस देखिए सही विकल्प। तो आप एक काम करें गाइस, अपना जो PDF है आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें, तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर जाएं, जो आपका क्वेश्चन बैंक है और उस पर जो फार्मूले आपको दिए गए इसे एक बार पढ़ लें, इसे अच्छे से याद जरूर कर लें। तो देखिए गाइस जो बेलन का आयतन जो बेलन होता है इसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो गाइस कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर। तो ये होता है 2 पाई r धन h। इसके बाद गाइस जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है क्या होता है गाइस, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो इसका सही आंसर है गाइस दूसरे वाले का सी, जो गोलक जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका सही आंसर है। फिर है गाइस यहाँ पर हमसे तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तीसरे वाले का राइट आंसर है बी। इसके बाद गाइस शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र जो चौथा वाला है, चौथे का है सी वाला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। यहाँ पर गाइस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है वो होती है यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पाँचवें वाले का सही आंसर है। यहाँ पर देखिए गाइस शंकु के तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली, L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा पाँचवें का। और छठवें का एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई होगी हमें गाइस एच बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस यहाँ पर अगर हमें यहाँ से रूट हटाना है तो यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर गाइस हमें वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले में। तो ये देखिए तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं L, तो यह है 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो 169 आएगा बराबर, आर हमें दिया है 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25, और हमें एच स्क्वायर बताना है। तो गाइस जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर जाके माइनस में हो जाएगा, जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 1। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है सी वाला। अगला है एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर आएगा ये वाला। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। गोले की समतल काट है क्या होता है गाइस, जो गोला होता है अगर हम उसको काट दें, गेंद को बीच में से काट दें तो वो एक वृत्त बनाता है। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 भुजा की घात 2। दो घनों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक घना होता है गाइस जो चौकोर आकृति होती है, हमारा जो चाक का डब्बा होता है उसको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो एक घना आकृति बन जाएगी। वृत्त का परिमाप क्या होता है गाइस, 2 पाई आर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है गाइस, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर है यहाँ पर देखिए गाइस घन का आयतन क्या होता है, AQ। घनाभ का आयतन क्या होता है गाइस, यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब L गुणित B गुणित H। बेलन का आयतन क्या होता है, तो जो बेलन का आयतन होता है गाइस ये होता है पाई आर स्क्वायर H। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप गाइस यहाँ पर ये फार्मूले को एक बार याद कर लोगे तो आप आसानी से इसे बना पाओगे, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगला हमें सत्य बताना गाइस। तो एक गोले का आयतन उसके पृष्ठ के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये बिल्कुल सही है गाइस। इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो ये भी बिल्कुल सही सत्य है गाइस। शंकु का जो आयतन होता है
तो हम शंकु का जो आयतन है उसे देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर जो शंकु का आयतन है देखते गाइस हम यहाँ पर, तो जो शंकु इसका आयतन ये है गाइस। और दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखते गाइस, यहाँ पर जो बेलन का आयतन कहाँ पर गया, तो देखिए गाइस बेलन का प्रकृष्टीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर बेलन का आयतन ये है। देखिए गाइस तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो बिल्कुल सही है हमारा। और अगला है गाइस यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक ठोस को दूसरे ठोस से परिवर्तित करने पर नए ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन होता है, तो ये गाइस अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जिसको वजन है, आयतन है, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसको गलाकर बड़ा बना दो या छोटे छोटे बना दो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जोकर की टोपी की आकृति कैसी होती है गाइस, तो यहाँ पर शंकु आकार की होती है, जैसे कि हम जानते हैं। फिर गिल्ली डंडा में खाने में गिल्ली की आकृति की संयुक्त आकृति है। तो यहाँ पर गाइस कुछ इस तरीके का गिल्ली डंडा का खाना बनता है। तो यहाँ पर 2 शंकु की आकृति बन जाती है, 2 शंकु 1 बेलन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 2 शंकु या 1 बेलन के आकार की आकृति बन जाती है। अगला गाइस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। और अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, ये होता है πr/r/l। ये होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 घन जिनकी वजह 4 सेंटीमीटर आपस में जोड़ा गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा गाइस, 2 घन है हमारे पास जिनको आपस में जोड़ दिया गया, तो एक घनाव बन जाएगा। तो इसकी जो लंबाई होगी वो तो हो जाएगी गाइस 4 और 4 8 हो जाएगी, और बाकी इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई होगी वो 4 होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर गाइस हम इसका निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं गाइस यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो इस सूत्र में मान रखेंगे गाइस, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी गाइस, तो हम इसे यहीं पे अभी छोड़ रहे हैं फ़िलहाल में। और गाइस यहाँ पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसे हम बाद में करेंगे, तो इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि हमें इसे कब करना है। तो अगला देखते हैं गाइस अब हम। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 14 गाइस हमारे पास सांख्यिकी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है गाइस, सही विकल्प चुन पर लिखिए। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है, ये कहलाता है गाइस बहुलक। बहुलक हमेशा बारंबारता में सबसे अधिक बार आता है बहुलक। ठीक है गाइस, और यहाँ पर 2 माध्यक और 3 माध्यक 2 माध्यक इसके बराबर है गाइस, तो ये भी आएगा इसका राइट आंसर बहुलक के बराबर। ठीक है गाइस, तो उसका राइट आंसर है ए वाला बहुलक। फिर है गाइस यहाँ पर अगर विषम है तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, प्रेक्षणों में यदि पदों की संख्या विषम है, तो इसका सही आंसर है गाइस सी वाला, n+1 y2 पद। और जो चौथा गाइस, चौथा किसका सूत्र है, तो जो चौथा वाला है गाइस, ये चौथा हमारा इसका राइट आंसर है बहुलक ज्ञात करने का ये फार्मूला है। और अगला गाइस 5वां, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका सही आंसर है गाइस सी। प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम ले लेते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या सपोज हम लेते हैं गाइस, ठीक है, हम ले लेते हैं गाइस 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने ले लिया 5 तक। तो इसका जब योग करेंगे हम तो ये आएगा 15। 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। तो इसका राइट आंसर है ये वाला 3। फिर है गाइस यहाँ पर रिक्त स्थान। तो देखिए आंकड़ों के औसतन मान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माध्य। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या होता है गाइस, बहुलक। और यहाँ पर 3 माध्य, यहाँ पर देखिए गाइस तीसरे में 3 माध्यक, और यहाँ पर आएगा बहुलक +2 माध्य। फिर वर्ग की उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ये क्या होता है गाइस, वर्ग चिन्ह होता है। और अगला यहाँ पर गाइस इसको बहुलक ज्ञात करने का सूत्र गुणित, यहाँ पर ये जो दिया आप इसे पढ़ लें, गुणा h में f1 को क्या कहते हैं गाइस, तो इसे कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगला गाइस माध्य की प्रत्यक्ष विधि। माध्य की प्रत्यक्ष विधि क्या होती है गाइस, ये होती है ये वाली। फिर इसके बाद माध्यक, तो माध्यक का सही आंसर है गाइस माध्यक ज्ञात करने का डी वाला ही है। फिर है बहुलक, तो बहुलक के लिए यहाँ पर हमारे पास है गाइस ई वाला, ये बहुलक के लिए। और फिर है चौथे का है ए, और पाँचवा के लिए गाइस ये वाला। तो गाइस आप इसे देख ले, फार्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे। फिर अगला है हमारे पास, एक वाक्य में उत्तर लिखें।
तो माध्य, माध्यक एवं बहुलक में संबंध लिखो। तो यह होता है गाइस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक बहुलक, ठीक है गाइस, माइनस है यहाँ पर, माइनस बहुलक। और अगला हमारे पास सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता, तो ये कहलाता बहुलक। फिर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता गाइस, तो यहाँ पर ये कहलाता बहुलक वर्ग। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है गाइस, माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, आप इसे एक बार देख लें। और जो अगला है यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, तो वो ये वाला है, ठीक है गाइस, ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। और सत्य असत्य बताना है, माध्य ज्ञात करने की काल्पनिक विधि है, तो ये सत्य गाइस, ये काल्पनिक विधि है। और जो दूसरा है ये भी सत्य है। अब जो हमारा अगला है गाइस, अगला चैप्टर, तो गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 15 प्रायिकता। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हम, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो सिक्के को उछालने पर गाइस हेड या टेल दोनों आने की प्रायिकता होती है 1/2। तो इसका राइट आंसर है सी वाला। अगला गाइस भाग घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है गाइस प्रारंभिक घटना, इसका केवल एक ही परिणाम होता है। फिर एक मासे को एक बार फेंकने में 4 से बड़ी आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी गाइस, तो यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या होती है 5 और 6। तो यहाँ पर कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो यहाँ पर कितना होगा गाइस, अनुकूल परिणाम हमारे पास है 2 और कुल परिणाम है 6। तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो इसका राइट ये आंसर है सही, तीसरे का ए वाला, ठीक है गाइस। और जो चौथा है, ताश के पत्तों में फेस कार्ड आने की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी 12। अगला गाइस किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.3, तो खेल में हारने की प्रायिकता कितनी होगी। जीतने की प्रायिकता है गाइस यहाँ पर 0.3, तो हारने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.7 होगी यहाँ पर। और अगला गाइस निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर है गाइस ये वाला। यहाँ पर है गाइस 0 इज़ लेस इक्वल टू पी ई, और यहाँ पर पी ई इज़ लेस इक्वल टू 1। तो ये जो प्रायिकता होती है गाइस 0 से 1 के बीच होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यही वाला होगा। और यहाँ पर है गाइस एक निश्चित घटना घटने की प्रायिकता होती है, तो ये होती है 1। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ये होती है 0। और सभी संभव प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है गाइस, ये होता है 1। और 1 माइनस पी ई बराबर होता है पी ई के ऊपर हम यहाँ पर बार लगा दें। यहाँ पर गाइस पी ई बार इतना दिया है 2/3, तो पी ई क्या होगा, तो यहाँ पर हमने देखा गाइस यहाँ पर 1 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/3। फिर यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनाना है, तो पी ई प्लस पी के ऊपर बार है गाइस, तो इसका राइट आंसर आएगा 1। ये हमेशा होता 1। असंभव घटना घटित होने की प्रायिकता ये सब हमने देखा गाइस, ये होता 0। और ये जो हमारा तीसरा वाला है 2 500 की उछाल के कुल संभव, यहाँ पर नीचे दिया हुआ संभव, तो इसका राइट आंसर है गाइस ये वाला 36, ठीक है गाइस, यहाँ पर आएगा 36, क्योंकि 6 कितना होगा गाइस 36। यहाँ पर कुछ मिसिंग हो रहा पार्ट। और जो अगला है चौथा, एक 500 की फेंक में 2 से छोटी संख्या होती है गाइस केवल 1, तो इसके होने की प्रायिकता कितनी होगी गाइस 1/6। तो इसका हम देखते हैं, इसका राइट आंसर बता रहा है ए वाला, तो ये 1/6। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, हम इसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास पी ई बराबर 1/13, तो पी ई बार कितना होगा, तो ये कितना होगा गाइस, इसका राइट आंसर है गाइस डी वाला, ठीक है। तो ये होगा 12/13। और यहाँ पर सत्य सत्य बताना गाइस, तो देखिए ई बार परस्पर पूरक घटना है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये गलत है। फिर एक मास में फेंके जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, ये सत्य है, क्योंकि गाइस सम भी 3 है और विषम भी 3 है, मतलब अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम है 6, तो 3/6। फिर निश्चित घटना की प्रायिकता 0, तो ये असत्य है गाइस। और यहाँ पर 5वां सत्य है, जैसा कि हमने देखा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। तो गाइस प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, तो वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम है प्रारंभिक घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 1। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है गाइस, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखो, तो यह होता है गाइस अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणाम।
परिणामों की संख्या। और अगला गाइस यहाँ पर PE प्लस PE पर बार लगाया हमने, तो इसका मान होता है 1। तो इस तरीके से गाइस जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर था इसे हमने कवर कर लिया है। अगर यहाँ पर हमसे कोई मिसिंग होती है या कुछ त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।